जय हिंद साथियों, आज हम इस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम फॉर्मेट में ही करेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उनके एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल सिनेमा डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 कब मनाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 16 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 12 अगस्त या डी 23 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 23 सितंबर। अब ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में करेंगे, फिर उसको हम हिंदी में कवर करेंगे। तो द नेशनल सिनेमा डे was previously announced to be held on September 16. However, on request from various stakeholders and in order to maximize participation, it was rescheduled to September 23. मतलब पहले जो नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने वाले थे वो 16 सितंबर को करने वाले थे, लेकिन जब कई लोगों ने, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो उसको रिस्केड्यूल कर दिया, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया गया 23 सितंबर को। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वन द जर्मन पेन अवार्ड 2022? जर्मन पेन अवार्ड 2022 किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए मीना कंडासामी, बी अरुंधति रॉय, सी चेतन भगत या डी विक्रम सेठ। और इसका करेक्ट आंसर है ए मीना कंडासामी। तो अब ये न्यूज में क्यों है? Indian author and poet Meena Kandasamy has been announced as this year's recipient of the Hermann Kästen Prize by the Penn Center in Germany's Darmstadt. The Hermann Kästen Prize honors personality who stand up for the rights of persecuted authors and journalists. तो मतलब ये है कि ये जो मीना कंडासामी हैं, ये एक इंडियन ऑथर और पोएट हैं और इन्हें इस साल का पेन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया अवार्ड दिया गया है जर्मनी में, दामस्ताद में। हरमन कैस्टन प्राइज उन पर्सनालिटीज को दिया जाता है जो परसिक्यूटेड ऑथर्स, यानी जो दबाए गए ऑथर्स और जर्नलिस्ट हैं, उनके राइट्स के लिए जो खड़े होते हैं, उन पर्सनालिटीज को ये हरमन कैस्टन प्राइज दिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 12th महारत्ना कंपनी? कौन सी कंपनी हाल ही में 12वीं महारत्ना कंपनी बनी है? ऑप्शंस हैं ए गेल, बी ओएनजीसी, सी बीपीसीएल या डी आरईसी लिमिटेड। और इसका करेक्ट आंसर है डी आरईसी लिमिटेड। और सबसे इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो चारों कंपनियां हैं, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल और आरईसी लिमिटेड, ये चारों ही महारत्ना कंपनी है। अब ये महारत्ना का स्टेटस किस कंपनी को दिया जाता है वो समझ लेते हैं। महारत्ना स्टेटस इज ग्रांटेड टू अ कंपनी विच हैज रिकॉर्डेड मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज ऑफ नेटवर्थ प्रॉफिट for 3 consecutive years, an average annual turnover of rupees 25,000 crore for 3 years, or should have an average annual net worth of rupees 15,000 crore for 3 years. It should also have global operations और footprints. इसका मतलब यह है कि महारत्ना स्टेटस उन कंपनीज को दिया जाता है जिनका नेट प्रॉफिट लगातार 3 साल तक 5,000 करोड़ हो, जिनका एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल तक 25,000 करोड़ हो, और जिनकी एनुअल नेटवर्थ 3 साल तक के लिए अगेन 15,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और इन कंपनीज का जो ऑपरेशंस हैं वो ग्लोबली होने चाहिए। ये मतलब उनकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी होनी चाहिए, उनका बिजनेस होना चाहिए। उन्हीं कंपनीज को महारत्ना कंपनीज का स्टेटस दिया जाता है जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर लेते हैं। तो ये 12वीं महारत्ना कंपनी बनी है आरईसी लिमिटेड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। Where will the Cricket World Test Championship 2023 फाइनल will be held? क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए साउथहैम्पटन, बी मोहाली, सी ओवल या डी लॉर्ड्स। और इसका करेक्ट आंसर है सी ओवल। तो अभी जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा वो होस्ट किया जाएगा ओवल में, जो कि होगा जून 2023, यानी जून 2023 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर विल द क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल विल बी हेल्ड? क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल कहां आयोजित किया जाएगा? अब ये पिछला क्वेश्चन 2023 का पूछ रहा था, ये क्वेश्चन 2025 का पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए साउथहैम्पटन, बी मोहाली या सी ओवल या डी लॉर्ड्स। और इसका करेक्ट आंसर है डी लॉर्ड्स। तो आईसीसी ने दोनों साथ ही में अनाउंस किया है 2023 और 2025 का। 2023 का जो वेन्यू है वो ओवल है और 2025 का जो वेन्यू है वो लॉर्ड्स है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट ऑन गांधी जयंती? गांधी जयंती पर यूपी सरकार कौन सी योजना शुरू करेगी? आपके ऑप्शंस हैं ए मातृभूमि, बी इंद्रधनुष, सी मिशन कर्मयोगी या डी मिशन सागर। गांधी जयंती मतलब 2022 की गांधी जयंती पर, जो कि है 2 अक्टूबर, जो कि आज ही का दिन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मातृभूमि। तो जो यूपी सरकार है वो मातृभूमि स्कीम लॉन्च करने जा रही है 2 अक्टूबर को। तो इसे समझ लेते हैं कि ये स्कीम है क्या। द एम ऑफ द स्कीम इज टू मेक कॉमन सिटीजन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द स्टेट। मतलब ये कह रहे हैं कि सरकार तो काम करती है स्टेट के लिए, तो ये चाहते हैं कि जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। अब ये कैसे काम करेगा ये समझ लेते हैं। ये कहता है कि अंडर द मातृभूमि योजना स्कीम द गवर्नमेंट विल बेयर 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, while the remaining 60% will be contributed by common citizens if interested. In return, the project will be named after the relatives of the collaborators as per their wish. इसका मतलब ये है कि कोई भी जो कॉमन प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कोई कम्युनिटी बिल्डिंग बनानी है या हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई सर्विस सेंटर बनाना है, या और भी ऐसी कोई कॉमन फैसिलिटीज देनी है जो सोसाइटी को, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 40% टोटल कॉस्ट का बेयर करेगी और 60% वो सिटीजन से, अगर वो देना चाहे तो सिटीजन से उसका कॉस्ट लेगी। और इसके बदले में क्या मिलेगा? जो सबसे ज़्यादा कॉपरेट करेगा, जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली जो धनराशि देगा, उनके जो रिश्तेदार हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके नाम पर वो बिल्डिंग या स्कूल या हॉस्पिटल रखा जाएगा। तो ये एक तरीके की पब्लिक एज वेल एज सिटीजन की एक पार्टनरशिप होगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड? अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 20 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 25 ऑफ अगस्त या डी 27 ऑफ अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है बी 25 ऑफ सितंबर। अब ये अंत्योदय दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है ये जान लेते हैं। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इज सेलिब्रेटेड इन हिज ऑनर टू रिमेंबर हिज लाइफ एंड लेगेसी। This year, the Antyodaya Divas marks the 105th birth anniversary of Upadhyay. He was the co-founder of Bharatiya Janasangh and a राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थिंकर। तो बेसिकली अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, जो कि 25 सितंबर को आती है। और इस साल यानी 2022 में 105वीं बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? वो भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, को फाउंडर थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक थिंकर माने जाते हैं, मतलब एक सपोर्टर माने जाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज बीन रिसेंटली कैंसल्ड बाय द आरबीआई? आरबीआई ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? ऑप्शंस हैं ए कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, बी डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक या डी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। तो करेक्ट आंसर है डी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। अब ये क्यों किया है वो समझ लेते हैं। Reserve Bank of India has cancelled the license of Solapur-based Lakshmi Cooperative Bank Limited as the lender does not have adequate capital and earning prospects. सबसे पहले लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक जो है सोलापुर बेस्ड एक कोऑपरेटिव बैंक है, और ये इसका लाइसेंस आरबीआई ने इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि आरबीआई का मानना है कि इनके पास कमाने का कोई अच्छा साधन अब नहीं बचा है, जिससे कि जो उसमें पैसे जमा करते हैं उनके लिए आगे चल के तकलीफ हो सकती है, उनका पैसा डूब सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, तो इसमें एक बड़ा ग्रोथ है ये। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एनपीसीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वाया यूपीआई? यूपीआई के माध्यम से सीमा पार लेन देन के लिए किस कंपनी ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए जीपे, बी टेरापे, सी फोन पे या डी भारत पे। तो करेक्ट आंसर है इसका बी टेरापे। अब समझ लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। एनपीसीआई सबसे पहले क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टेरापे, अ डच पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हैज जॉइंड फोर्सेज विद इंडियाज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस फॉर इंडियन कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स. Indian consumers and merchants who have an active unified payment interface ID, that is UPI ID, will be able to transfer money abroad. तो टेरापे जो है एक डच पेमेंट कंपनी है और ये एनपीसीआई के साथ अब आई है। एनपीसीआई का जो इंटरनेशनल पेमेंट्स
NIPL है उसके साथ आई है, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी अब UPI ID है तो इंडिया में ही नहीं, अब आप बाहर भी पैसे भेज सकते हैं। बट अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हमें ये नया फीचर भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि पेमेंट्स और ज्यादा सिंप्लीफाई और ईजी हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट RBI अप्रूवल फॉर रूपी ट्रेड? रूपी ट्रेड के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शंस हैं A यूको बैंक, B कैनरा बैंक, C SBI बैंक या D PNB दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर है A यूको बैंक। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? यूको बैंक हैज रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ओपन अ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट with Gazprom Bank of Russia for trade settlement in Indian rupees. UCO Bank, which is a Kolkata-based lender, is the first bank to receive the regulator's approval following the decision of RBI to allow Indian banks to settle trade in Indian currency in July. तो अब आपको पता ही होगा कि अभी न्यूज़ में आया है कि पहले जो सारी ट्रेड, पूरे दुनिया का ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होता है, लेकिन अब क्या हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगा दिए गए और इंडिया ने वहाँ से ऑयल खरीदना चाहा तो ट्रेड में दिक्कत आई, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे। तो जिससे कि RBI ने हाल ही में एक डिसीजन लिया कि अब हम इंडियन करेंसी में भी वर्ल्ड ट्रेड प्रमोट करेंगे। तो ये उसी का पहला बैंक बना है जो अब इंडियन करेंसी में इंटरनेशनली ट्रेड करेंगे। और यूको बैंक ने गाज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया के साथ एक वोस्त्रो अकाउंट खोला है, जिससे कि ये लोग अब जो भी उनका सेटलमेंट है वो इंडियन करेंसी में कर पाएंगे। और ये यूको बैंक एक कोलकाता बेस्ड बैंक है, मतलब कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और ये पहला बैंक बना है। अब इसके बाद और भी बैंक्स आएंगे, जैसे यस बैंक को भी अप्रूवल मिल चुका है, पर यूको बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला बैंक बना है जिसको अप्रूवल मिला RBI से टू सेटल द ट्रेड्स इन इंडियन करेंसी दैट इज रुपीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट लेंडर टू श्रीलंका इन 2022? कौन सा देश 2022 में श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? ऑप्शंस हैं A चाइना, B जापान, C यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या D इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है D इंडिया। तो अब ये स्टोरी न्यूज में क्यों है वो जान लेते हैं। इंडिया बिकम्स द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर फॉर श्रीलंका एंड ओवरटेक्स चाइना। In 4 months of 2022, India has provided a total of $968 million in loans to Sri Lanka. China has been the largest bilateral lender to Sri Lanka for the past 5 years from 2017 to 2021. Since the beginning of 2022, Sri Lanka is suffering from an economic crisis and the default of the government has made the situation worse. तो आपको पता ही होगा कि इस समय जो श्रीलंका है 2022 की शुरुआत से ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रही है और वहाँ पे उसे हेल्प की ज़रूरत थी, और उस समय इंडिया ने उसका सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। पिछले 5 साल की बात करें 2017 से 21, तो चाइना ने अपना एक तरीके से कब्जा कर लिया था उसको लोन दे के श्रीलंका को, लेकिन 2022 में इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है श्रीलंका को, और वो है $968 मिलियन का, और वो भी सिर्फ 4 महीनों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे 2022 में इंडिया श्रीलंका की कितनी हेल्प करने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा लेंडर 2022 में कौन है? इंडिया है, चाइना को ओवरटेक करके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड विच ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज? निर्मला सीतारमन ने ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं A भारत विद्या, B डाक कर्मयोगी, C ई विद्या या D नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है A भारत विद्या। भारत विद्या is a first of its kind online platform which will offer both free and paid courses covering various aspects of Indology about art, architecture, philosophy, language and science। तो भारत विद्या निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है, और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों, एक तो पेड कोर्सेज भी होंगे, फ्री कोर्सेज भी होंगे, और ये जो टॉपिक्स कवर करेगा वो करेगा इंडिया के बारे में बेसिकली ज़्यादा बताएगा, और आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और लैंग्वेज और साइंस ये टॉपिक्स ये कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु इनॉग्रेटेड कारगिल इंटरनेशनल मैराथन 2022? कारगिल इंटरनेशनल मैराथन 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं A अमित शाह, B नरेंद्र मोदी, C आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे या D राजनाथ सिंह। और इसका करेक्ट आंसर है C आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। इन लद्दाख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैज इनॉग्रेटेड कारगिल इंटरनेशनल मैराथन
Over 2000 runners have taken part in the full, half, 10 kilometer and 5 kilometer run in the event organized by the Ladakh Autonomous Hill Development Council, that is LAHDC, and also the Ladakh Police in collaboration with Sarhad Pune. तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो है जनरल मनोज पांडे, और उन्होंने ही कारगिल इंटरनेशनल मैराथन 2022 का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ हो रहा है? बेसिकली लद्दाख में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जिसमें लद्दाख पुलिस और सरहद पुणे भी शामिल हैं। इसमें 2000 से ज़्यादा जो धावक हैं, रनर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स में पार्ट लिया है, जो कि फुल, हाफ, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के रन इवेंट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 20 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 25 अगस्त या डी 27 ऑफ अगस्त। तो करेक्ट आंसर है बी 25 सितंबर, दैट इज 25 सितंबर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 at the World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Science in Istanbul, Turkey by the International Pharmaceutical Federation Council, and FIP was founded on this date in 1912. This day's primary objective is to promote pharmacists' contribution to global health improvement through their work. This year the theme is Pharmacy United in Action for a Healthier World, which aims to strengthen solidarity and showcase फार्मेसीज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2009 से मनाया जा रहा है, और ये किसके द्वारा किया गया था? फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल, जिसे FIP कहा जाता है। और ये 25 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1912 में FIP एग्जिस्टेंस में आई थी 25 सितंबर को ही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज अवॉर्डेड विद ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स? गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डैनियल स्पेलमैन, बी डेविड हिल्बर्ट, सी एंड्रयू वाइल्स या डी टेरेंस टाउ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए डैनियल स्पेलमैन। 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज लॉरिएट्स रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर गेम चेंजिंग डिस्कवरीज इन फंडामेंटल फिजिक्स, लाइफ साइंसेज एंड मैथमेटिक्स, along with early career scientists who have made significant contributions to their fields। तो ये जो पुरस्कार, ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं और किसे दिए जाते हैं? उन्हें दिए जाते हैं जो कि फंडामेंटल फिजिक्स में, लाइफ साइंसेज में या मैथमेटिक्स में जो कुछ गेम चेंजिंग, मतलब कुछ अलग ही डिस्कवरी कर देते हैं, और कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो अपने करियर में अभी नए हैं और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। उनकी जो भी फील्ड है, इन तीनों में से फिजिक्स है या लाइफ साइंसेज है, उसमें कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है या अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस कंट्रीब्यूशन को पहचानने के लिए उन्हें ब्रेक थ्रू प्राइजेस दिए जाते हैं। तो 2023 का मैथमेटिक्स का ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है डैनियल स्पेलमैन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया लॉन्च्ड? सरकार का प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 2017, बी 2015, सी 2014 या डी 2016। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 2014। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसी साल मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको 8 साल पूरे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मेक इन इंडिया क्या है? ये बेसिकली एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चलाया है, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, जिससे कि जो विदेशी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल है, फेसबुक है, या कोई और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सैमसंग हैं, वो सब आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इधर लगाएं और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह आगे चल के उभरे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए अजीतपाल सिंह, बी जफर इकबाल, सी हार्मिक सिंह या डी दिलीप टर्की। तो इसका करेक्ट आंसर है डी दिलीप टर्की, जो कि इंडिया के पहले कैप्टन रह चुके हैं, हॉकी के बहुत ही महान प्लेयर हैं। तो फॉर्मर इंडिया कैप्टन दिलीप टर्की, हु वाज द फ्रंट रनर फॉर द पोस्ट ऑफ हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट, वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द टॉप जॉब। He was elected after Uttar Pradesh hockey chief Rakesh Katyal and hockey Jharkhand's Bhola Nath Singh, who were in the fray for the president's post, withdrew their nominations। तो दिलीप टर्की को बेसिकली कोई भी ऑपोजिशन नहीं मिला, उन्हें सबने सहसम्मति के साथ उनको प्रेसिडेंट चुना हॉकी इंडिया का, क्योंकि जो इससे इनके साथ जो खड़े हुए थे वो थे उत्तर प्रदेश हॉकी
के चीफ जो हैं इस समय राकेश कटियाल और हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह, वो पहले लड़ रहे थे इलेक्शन बट उन्होंने अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ कर लिया और सिर्फ दिलीप टर्की ही बचे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली इन सितंबर 2022? सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर MC मिश्रा, बी डॉक्टर M श्रीनिवास, सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया या डी डॉक्टर TD डोगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर M श्रीनिवास। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे appointed Dr. M. Srinivas as the new director of the prestigious AIIMS, that is All India Institute of Medical Sciences. Including Guleria, AIIMS has had 15 directors so far since its foundation in 1956. All former directors have been employees at the institute at the time of their appointment. तो जो इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ये हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं, और डॉक्टर M श्रीनिवास डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को रिप्लेस करेंगे। मतलब इससे पहले जो एम्स के निदेशक थे वो थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स दिल्ली के निदेशक जो थे, और इससे पहले एम्स के 15 डायरेक्टर रह चुके हैं। फाउंडेशन हुई है एम्स की 1956, और जितने भी अभी तक डायरेक्टर्स रहे हैं वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी इस टॉपिक के रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट्स पुलिस कमांडोज विल इंडियन आर्मी गिव ट्रेनिंग? भारतीय सेना किस राज्य के पुलिस कमांडो को प्रशिक्षण देगी? ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी असम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड? भारत का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां अधिसूचित किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए तमिलनाडु। अब ये स्टोरी न्यूज में क्यों है वो जान लेते हैं। ड्यूगोंग्स आर द लार्जेस्ट हर्बीवोरस मरीन एनिमल्स विच प्राइमरली थ्राइव ऑन सी ग्रास बेड्स. The development follows the announcement made by the government in the assembly in September 2021 that in order to protect the dugong species and its marine habitats, a conservation reserve would be established in the Palk Bay region of the coast of Tamil Nadu. Dugongs are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 as their population was on the decline due to habitat loss. जो dugongs होते हैं वो largest herbivorous marine mammals हैं, मतलब ये मांस नहीं खाते हैं, ये शाकाहारी मरीन मैमल्स होते हैं, और ये इनका जो खाना होता है वो होता है सीग्रास बेड्स। और ये जो फर्स्ट डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की बात हुई है ये बेस्ड है सितंबर 2021 में जो एक अनाउंसमेंट की थी सरकार ने असेंबली में कि ड्यूगोंग स्पीशीज को बचाने के लिए वो एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? ये पाल्क बे रीजन में होगा, तमिलनाडु के कोस्ट पर पाल्क बे रीजन में। ड्यूगोंग्स को प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो गिरती ही जा रही है और ये एक्सटिंक्शन इनका हो सकता है अगर इन्हें कंजर्वेशन नहीं दिया गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड हमार बेटी हमार मान कैंपेन? कौन से राज्य ने हमार बेटी हमार मान अभियान घोषित किया है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है बी छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल हैं, उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है हमार बेटी हमार मान। और जो इस कैंपेन का फोकस है वो ये है कि स्कूल और कॉलेज में जो जाने वाली लड़कियां हैं उनमें सेफ्टी मेजर्स को लेकर उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार इज इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है बी सिक्किम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स
and Research Establishment, that is DGRE, have jointly installed the avalanche monitoring radar, the first of its kind in India in North Sikkim. Besides being used for the detection of avalanches, this radar can also be employed to detect landslides. The avalanche radar was made operational by the Defense Research and Development Organization's wing, DGRE, which is involved in forecasting and mitigating of avalanche hazards faced by the Indian Army in the हिमालयन रीजन। तो ये जो रडार है ये किसने लगाया है? डीआरडीओ का एक विंग है डीजीआरई, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इसने इंडियन आर्मी के साथ मिलके ये रडार इंस्टॉल किया है। कहाँ पे इंस्टॉल किया है? सिक्किम में। सिक्किम में कहाँ पर? नॉर्थ सिक्किम में। तो ये इसका यूज़ क्या होगा? एवलांच ऑब्वियसली ये डिटेक्ट करेगा। एवलांच के अलावा लैंडस्लाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डॉटर्स डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस 2022 कब मनाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 21 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 21 जुलाई या डी 25 जुलाई। तो करेक्ट आंसर है इसका बी 25 सितंबर। तो इंटरनेशनल डॉटर डे जो होता है हर साल 25 सितंबर को ही नहीं मनाया जाता। ये हर साल एक्चुअली 4th संडे ऑफ सितंबर यानी चौथा संडे यानी आखिरी संडे सितंबर के जो भी डेट पड़ती है उस डेट को मनाया जाता है। इस साल ये 25 सितंबर पड़ी है तो ये 25 सितंबर को मनाया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 26 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 26 जुलाई या बी 25 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है ए 26 सितंबर। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे बेसिकली इसलिए मनाया जाता है जिससे कि जो एनवायरमेंटल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मतलब जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उन लोगों के जो कंट्रीब्यूशन हैं उसको पहचानने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज बिस्टोर्ड विद 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड? 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए विनोद खन्ना, बी आशा पारेख, सी अमिताभ बच्चन या डी शशि कपूर। और करेक्ट आंसर है बी आशा पारेख। तो इसके बारे में जान लेते हैं। वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द रिसिपिएंट ऑफ द 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड, making her the 52nd awardee of the honor. Union Minister for Ministry of Information and Broadcasting Anurag Thakur announced her name. She worked in more than 95 films and was the chairperson of the Central Board of Film Certification from 1998 to 2001. तो 52वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है वो आशा पारेख जी को मिला है और ये 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जो कि अभी दिया गया है। और इससे पहले टोटल 51 लोगों ने ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीता था। वो 52वीं अवार्डी बनी है इस ऑनर को जीतने वाली। और किसने अनाउंस किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने। मतलब अब हमें ये भी पता चल गया कि अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। और आशा पारेख ने अभी तक 95 फिल्म्स से ज़्यादा में काम किया था और इससे पहले वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन थी 1998 से 2001 तक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ चंडीगढ़ एयरपोर्ट? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या होगा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह। और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया कि जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वो शहीद भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर रखा जाएगा। और पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स हैड लास्ट मंथ in August 2022 agreed to name the airport after freedom fighter Shahid Azam Bhagat Singh. The rupees 485 crore airport project is a joint venture of the Airport Authorities of India and the governments of Punjab and Haryana. तो पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अगस्त में इस बात पे अग्री किया कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर ये एयरपोर्ट रखा जाए। और इस एयरपोर्ट की कॉस्ट जो है 485 करोड़ है। तो ये एक आपको याद रखने वाली बात है कि 485 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये कौन मिलके बना रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI और
पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट मिलके बना रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच एयरपोर्ट हैज वन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022? किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 जीता है? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या डी द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है डी द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक मिशन सेफगार्डिंग, जो उन्होंने एक मिशन चलाया था 2021-22 में, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है, जिससे कि कोविड पैंडमिक के बाद जब ट्रैफिक खुला था उसमें उन्होंने इंश्योर किया था कि सीमलेस ट्रैफिक हो और पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। उसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है और ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट फ्लाइट इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में सबसे लंबी उड़ान का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? अब ये क्वेश्चन करंट में भी आता है और ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है। अब ये करंट में हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो आगे देखेंगे। ऑप्शन है ए वैलेरी पॉलिकाव, बी कल्पना चावला, सी आंद्रियान निकोलिएव, या डी यूरी गगरिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वैलेरी पॉलियाकोव। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। ये 80 साल के थे जब इनकी डेथ हुई और ये रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं और रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स भी कहा जाता है। और इनका जो रिकॉर्ड है स्पेस फ्लाइट का वो है 437 डेज, जो कि अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर? आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ऑप्शंस हैं ए श्री राजेश भूषण, बी डॉक्टर राजीव बहल, सी डॉक्टर प्रशांत माथुर, या डी डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर राजीव बहल। अब ये क्यों न्यूज़ में है वो जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जो डॉक्टर राजीव बहल हैं वो रिप्लेस करेंगे डॉक्टर बलराम भार्गव को। और बलराम भार्गव आईसीएमआर के चीफ बने थे अप्रैल 16, 2018 में। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ये एपेक्स बॉडी मानी जाती है, मतलब हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च के लिए ये इंडिया की एपेक्स बॉडी मानी जाती है, हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है, और ये पूरे दुनिया में एक मेडिकल रिसर्च फील्ड में एक बहुत ही पुरानी बॉडी है। और इसका आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। हु वन द फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? पहला क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II की हम सबको पता है रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शंस हैं ए जूली एंड्रयूज, बी स्टेला मैककार्टनी, सी स्वेला ब्रेवमैन, या डी लुइसा पोरेट। तो करेक्ट आंसर है सी स्वेला ब्रेवमैन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है, ये जो लेडी हैं वो इंडियन ओरिजिन है और ये ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी हैं इस समय। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? लंदन में दिया गया है। लंदन में एक सेरेमनी हुई थी, वहाँ पर दिया गया है। और जो स्वेला ब्रेवमैन है इस समय होम सेक्रेटरी हैं, इससे पहले वो ब्रिटेन की अटर्नी जनरल रह चुकी हैं 2020 से 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शंस हैं ए रॉसकॉस्मोस, बी नासा, सी इसरो, या डी सीएनएसए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नासा। रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है। तो ये बहुत ही अगेन एक साइंस की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। ऑन 27th of September द डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली कोलाइडेड विद द एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस एट अ स्पीड ऑफ 15,000 miles per hour. This is the world's first mission to test technology for defending Earth against potential asteroid or comet hazards. The main aim of the test is to determine whether intentionally colliding a spacecraft with an asteroid is an effective way to change its trajectory. तो इस टेस्ट में बेसिकली क्या किया गया कि इन्होंने एक एस्टेरॉयड, उस एस्टेरॉयड का नाम था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि उस एस्ट्रॉयड का नाम क्या था जिससे ये टेस्ट किया गया, वो था डिमॉर्फोस। तो डिमॉर्फोस के साथ इन्होंने क्या किया, एक स्पेसक्राफ्ट को जानबूझकर टकराया, जिससे कि ये देखना चाहते थे कि क्या ये एक सही तरीका है किसी भी एस्ट्रॉयड या कॉमेट की ट्रैजेक्टरी बदल देने के लिए। क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट अर्थ की तरफ आ रहा है जिसके लगने से अर्थ खतरे में आ सकती है, तो उस केस में क्या हम जानबूझ के किसी स्पेसक्राफ्ट से उसकी टक्कर करा के उसकी ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं या नहीं, ये जानने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये सफल रहा और ये दुनिया का पहला ऐसा मिशन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस स्पीड पे टकराया था? 15,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पे ये टकराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, हु इनॉग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ HAL? HAL की क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं A नरेंद्र मोदी, B द्रौपदी मुर्मू, C राजनाथ सिंह या D S जयशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी द्रौपदी मुर्मू। और ये जो इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये है HAL की। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये 4,500 स्क्वायर मीटर्स के एक एरिया में फैली हुई है। और इस फैसिलिटी में 70 से ज़्यादा यानी 70 से ज़्यादा हाईटेक इक्विपमेंट हैं और टेस्टिंग फैसिलिटीज भी हैं क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स बनाने के लिए, इंडियन रॉकेट्स के लिए। तो ये बेसिकली जो इसरो है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी फुलफिल करती है ये फैसिलिटी। तो ये भी साइंस के फील्ड में एक बहुत ही इंडिया के लिए एक ब्रेक थ्रू फैसिलिटी है, इसरो के लिए एक ब्रेक थ्रू फैसिलिटी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वर्ल्ड अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है A लॉरा बाल्बो, B लिविया टर्को, C जॉर्जिया मेलोनी या D बारबरा लेजी। तो इसका करेक्ट आंसर है C जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी के बारे में जान लेते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करती है? सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है। और ये जो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है वहाँ की राइट विंग गवर्नमेंट राइट विंग पार्टी मानी जाती है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो राइट विंग पार्टी है वो गवर्नमेंट बना रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अफेयर्स वाइज ये क्वेश्चन बनता है कि जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। और थोड़ा जॉर्जिया मेलोनी के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 साल की जब इनकी एज थी तभी इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी 1992 में। उस समय वहाँ पे नियो फैसिस्ट सोशल मूवमेंट चल रही थी, उसके थ्रू ये पॉलिटिक्स में एंटर हुई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं A रामा वेदाश्री, B विनायक गोडसे, C कमलेश बजाज या D राजेंद्र S पवार। तो करेक्ट आंसर है इसका B विनायक गोडसे। अब ये जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये बेसिकली एक थिंक टैंक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने बनाई है? नास्कॉम ने बनाई है। नास्कॉम का नाम उन्होंने ज़रूर सुना होगा जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो नास्कॉम ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई है, वो उसके फाउंडर हैं। जो विनायक गोडसे हैं वो रिप्लेस करेंगे रामा वेदाश्री को। और रामा वेदाश्री डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के करीब 6 साल तक CEO रहे। और जो ये वेदाश्री हैं जिन्हें वो रिप्लेस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी जो थी वो ये उसके पार्ट थे। और ये कमेटी क्यों थी? जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है अभी अगले साल, इस साल आने वाला था बट वो विड्रॉ कर लिया गया, उसमें कुछ चेंजेस के तहत कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया जाएगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो उस कमिटी के पार्ट थे रामा वेदाश्री, पर रामा वेदाश्री एग्जिस्टिंग CEO थे, उनको रिप्लेस करेंगे। जो करंट बनेंगे वो बनेंगे विनायक गोडसे। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। विनायक गोडसे नए CEO बनेंगे, रामा वेदाश्री इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो पार्ट रहे थे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज अपॉइंटेड एज द सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन B जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन C एडमिरल R हरि कुमार, ऑप्शन D एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये आई गेस सबको इसका आंसर पता होगा, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बेसिकली 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में 1981 में, और इस समय वो रिटायर्ड हैं और वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो रहेंगे ही, और उसके साथ वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी सर्व करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, और वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन द वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 सितंबर, बी 27 सितंबर, सी 28 सितंबर या डी 29 सितंबर। करेक्ट आंसर है डी 29 सितंबर। इसके बारे में जान लेते हैं। ये बेसिकली हर साल ही मनाया जाता है 29 सितंबर को, और इस साल की जो वर्ल्ड हार्ट डे 2022 की जो थीम है, ये आपसे कई बार पूछी जा सकती है किसी भी तरीके से। तो इसका जो थीम है वो है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे? ये इसलिए मनाया जाता है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके हार्ट हेल्थ के बारे में, कार्डियोवास्कुलर बीमारियां जो होती हैं उनके बारे में, और जो लोग ओवर एक्सरसाइजिंग करते हैं उससे भी हार्ट पे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं वो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आर वेंकटरमानी, ऑप्शन बी के वेणुगोपाल, ऑप्शन सी मुकुल रोहतगी या डी हरीश साल्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है आर वेंकटरमानी। इसके बारे में जान लेते हैं। 1 अक्टूबर से चार्ज लेंगे अटॉर्नी जनरल का मिस्टर वेंकटरमानी जी, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये याद रखने की चीज़ है। और इनका जो सर्विस पीरियड होगा वो होगा 3 इयर्स का, और 1 अक्टूबर से वो रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को, जो कि 30 सितंबर 2022 जिनका टर्म खत्म हो जाएगा। और जो मिस्टर वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल थे, उनका तीसरा एक्सटेंशन था लगातार, और अब फाइनली जाके उन्हें चेंज किया गया है। मिस्टर आर वेंकटरमानी विल टेक ओवर एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्वच्छ टॉय कैथन? किस मंत्रालय ने स्वच्छ टॉय कैथन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो इनके सेक्रेटरी हैं मनोज जोशी, उन्होंने ये लॉन्च किया था माईगोव पोर्टल पर, जो स्वच्छ अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंडर स्वच्छ टॉय कैथन लॉन्च किया गया है। स्वच्छ टॉय कैथन का जो एम है वो ये है कि वो सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर द यूज़ ऑफ वेस्ट इन द क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़। तो जो हमारे खिलौने होते हैं बच्चों के या टॉयज़ होते हैं, वो उनको वेस्ट से कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि हमारा वेस्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और रिसाइकलिंग भी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक? ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी है। कौन से देश पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक के सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं ए यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड जापान, बी यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान, सी यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एंड जापान, या डी यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड जापान। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बेसिकली एक 5 नेशंस का, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीबीपी, ये एक 5 नेशन का एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म, मतलब एक तरीके का इनफॉर्मल ग्रुप है। पैसिफिक आइलैंड्स के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ावा देने का काम करता है। और इस साल ये न्यूज़ में इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर इस समिट को या इस ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया है। और कहां पर हुई थी ये मीटिंग? न्यूयॉर्क में, यूएसए में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल लोकेटेड? विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि ये पहली बात वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल है। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती ये है कि लोकेटेड नहीं है, अभी इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया गया है, ये बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड के फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है और ये कहां पर होगा? गुजरात में। गुजरात में कहां पर? गुजरात में भावनगर में ये फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा। तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो गुजरात के 2 दिन के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने इसका इनॉग्रेशन के साथ साथ सिर्फ भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अ टाइगर रिजर्व विल सून बी डेवलप्ड? उत्तर प्रदेश के किस भाग में शीघ्र ही बाघ अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी लखनऊ, सी बुंदेलखंड या डी बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बुंदेलखंड। तो ये गवर्नमेंट काफ़ी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्शंस ले रही है, तो इसलिए ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है अभी रिसेंटली 70 ईयर्स बाद चीता आए, अब ये उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व की खासियत ये है कि ये 52,989 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में फैला होगा और इस जो ये 52,000 हेक्टेयर्स की जो लैंड है इसमें इंक्लूडेड होगा 29,958 हेक्टेयर्स ऑफ बफर एरिया एंड 23,031 हेक्टेयर्स ऑफ द कोर एरिया विच वॉज ऑलरेडी नोटिफाइड एज रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो अगर कोई पूछता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में अभी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई की गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये टाइगर रिजर्व जो है ये एक तरीके से ये उसी का पार्ट है और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में होगा उत्तर प्रदेश के। और अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बुंदेलखंड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर? किसे मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बांडारू विल्सन बाबू, बी संजय सुधीर, सी अभय कुमार या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ए बांडारू विल्सन बाबू। बांडारू विल्सन बाबू के बारे में जान लेते हैं। ये करेंटली एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और अब इनको रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर का इंडिया की तरफ से न्यू एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये किसे रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करेंगे अभय कुमार को, जो ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है ये उन्हें रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये डिफेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन नेवल शिप विजिटेड गेबॉन एज पार्ट ऑफ एन एंटी पायरेसी पेट्रोल? किस भारतीय नौसेना के जहाज ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के हिस्से के रूप में गेबॉन का दौरा किया है? ऑप्शंस हैं ए आईएनएस कोलकाता, बी आईएनएस कमोरता, सी आईएनएस शिवालिक या डी आईएनएस तरकश। तो इसका करेक्ट आंसर है डी आईएनएस तरकश। INS Tarkash made a port call at Port Gentil, Gabon as part of her ongoing deployment in the Gulf of Guinea for anti-piracy patrol. INS Tarkash is the first Indian naval ship to visit Gabon. Gabon is a Central African country. ये आपको पता होगा कि आजकल गल्फ ऑफ गिनी यानी जो अफ्रीका साइड है, वेस्ट अफ्रीका साइड है, आजकल वहाँ पे समुद्री डाकू जो यानी पायरेसी जो पहले सोमालिया में बहुत होती थी अब इस रीजन में बढ़ गई है। तो पहले सोमालिया में इंडियन नेवी ने काफ़ी ऑपरेशंस चलाए थे, अब इंडियन नेवी अपने शिप्स गल्फ ऑफ गिनी यानी वेस्ट अफ्रीकन रीजन में भी भेज रही है और आईएनएस तरकश पहला इंडियन नेवी का ऐसा शिप बना है जो गेबॉन कंट्री में गया है। गेबॉन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे पहली बार इंडियन नेवी का कोई शिप गया है, उसका नाम है आईएनएस तरकश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया लिविंग बिहाइंड राहुल द्रविड़? कौन सा भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए दूसरा सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शंस हैं ए सूर्य कुमार यादव, बी केएल राहुल, सी विराट कोहली या डी रोहित शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है सी विराट कोहली। विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड बनाया है अभी तीसरे T20 इंटरनेशनल में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला गया हैदराबाद में, और इस समय कोहली के टोटल रन्स हैं 24,078 रन, जो कि उन्होंने 471 यानी 471 मैचेस में 525 इनिंग्स खेलते हुए बनाए हैं, जिसमें सारे टेस्ट मैचेस, ओडीआईज, T20 सबके रन शामिल हैं। उनकी करंट एवरेज है टोटल पे 53.62। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द सुपर टाइफून नोरू? हाल ही में सुपर टाइफून नोरू से कौन सा देश प्रभावित हुआ है?
ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी फिलीपींस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है बी फिलीपींस। हर साल इस टाइम के अराउंड, अक्टूबर नवंबर के अराउंड, फिलीपींस साइड में बहुत ही ज़्यादा टाइफून्स आते रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती रहती है। तो इस बार जो टाइफून आया है, हर बार उन टाइफून्स का नाम अलग अलग होता है। इस साल जो टाइफून का नाम दिया गया है वो है नोरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 फॉर एडिंग वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज इन द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रिसेंटली विच टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव रीओपन्ड देयर बॉर्डर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टैंड ऑफ। हाल ही में किन दो दक्षिण अमेरिकी देशों ने वर्षों के गतिरोध के बाद अपने बॉर्डर को फिर से खोल दिया है? ऑप्शंस हैं ए कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ऑप्शन बी चिली एंड बोलीविया, सी पेरू एंड इक्वाडोर या डी चिली एंड अर्जेंटीना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलंबिया एंड वेनेजुएला। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और सब एक दूसरे के नेबरिंग कंट्रीज हैं जो भी पेयर्स दिए गए हैं। तो कोलंबिया और वेनेजुएला में बहुत टाइम से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बॉर्डर पे और उनके बॉर्डर्स काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़े थे और फाइनली उन लोगों ने अब अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, लेकिन सिर्फ कार्गो की आवाजाही के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड लता मंगेशकर चौक इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी ऑन द ओकेशन ऑफ 93rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सिंगर लता मंगेशकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर यूपी के किस जनपद में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी आगरा, सी अयोध्या, डी बरेली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लता मंगेशकर जी से रिलेटेड है। 2022 में ही उनकी डेथ हुई है और उनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसका करेक्ट आंसर है सी अयोध्या। तो जो ये चौक है यहाँ पे एक 40 फुट लॉन्ग, 40 फुट बड़ा एक और 12 मीटर की हाइट का एक वीणा लगाया गया है जिसका वजन है 14 टन। और इसके अलावा ये जो चौक है यहाँ पे 92 यानी 92 लोटसेस कमल के फूल डिपिक्ट किए गए हैं और इन 92 कमल के फूलों का मतलब जो है वो उनके 92 एज को रिप्रेजेंट करता है। तो 92 ईयर्स की थी वो जब उनकी डेथ हुई, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पे 7 पिलर्स बनाए गए हैं जो कि 7 म्यूजिकल नोट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, Who has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Senegal? सेनेगल गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर दिनकर अस्थाना, बी जीवी श्रीनिवास, सी प्रणय वर्मा या डी डॉक्टर औसफ सईद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर अस्थाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, DRDO has recently test fired which missile from the integrated test range चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं ए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, बी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, सी मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। तो याद रखने की बात यह है कि ये कहाँ से टेस्ट फायर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा चांदीपुर से, जो कि कहां पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज काकाडू 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं ए चाइना, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सी जापान या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड की 14 से ज्यादा नेवीज ने पार्टिसिपेट किया और इसमें इंडियन नेवी का INS सतपुरा जो शिप है उसने पार्ट लिया इस एक्सरसाइज में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, हु हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ये दोनों में आ सकता है, स्टैटिक जीके में है और ये करंट अफेयर्स में भी आ गया है अब क्वेश्चन। ऑप्शन है ए समांथा क्रिस्टोफोरेटी, ऑप्शन बी रेनेट ब्रमर, ऑप्शन सी हेलेन शर्मन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए समांथा क्रिस्टोफोरेटी। समांथा क्रिस्टोफोरेटी बेसिकली एक इटालियन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करने के लिए, फर्स्ट यूरोपियन वुमेन बनी है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड अफेयर्स में। ऑप्शन ए हसा बिन्त सलमान अल सऊद, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, ऑप्शन सी साउद बिन सलमान अल सऊद या ऑप्शन डी तुर्की बिन सलमान अल सऊद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन विच टू सिटीज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली टू वाराणसी, ऑप्शन सी सूरत टू मुंबई या ऑप्शन डी गांधीनगर टू मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गांधीनगर टू मुंबई। इंडियन अफेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है। ये एक सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है और ये इंडियन रेलवेज द्वारा प्रेजेंटली, अब ये जो नया रूट खुला है गांधीनगर टू मुंबई, इसको अगर मिला दिया जाए तो 3 रूट्स पे ही ऑपरेट करती है। न्यू दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा पर, दूसरा जो रूट है वो है न्यू दिल्ली टू वाराणसी और अब तीसरा रूट जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है वो है गांधीनगर टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच फॉर्मर एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ नोडल ऑफिसर ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? भारतीय वायुसेना के किस पूर्व एयर चीफ मार्शल को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य नोडल अधिकारी चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए अरूप रहा, बी RKS भदौरिया, सी बीरेंद्र सिंह धनोआ या डी प्रदीप वसंत नायक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। यहाँ पे जो सफारी पार्क बनेगा वो बनेगा गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में, जो कि दिल्ली के पास है, जो कि NCR एरिया में भी आता है। और ये जो सफारी पार्क बनेगा ये 10,000 एकड़ की ज़मीन में फैला होगा, अरावली रेंज में होगा ये। और इस सफारी पार्क को बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस समय 2 इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया है। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो अफ्रीका के बाहर इस समय की जो सबसे बड़ी जो सफारी पार्क है वो है शारजाह में, जो कि 2000 एकड़ में फैली हुई है और ये फरवरी में खोली गई थी इसी साल। तो अब ये हो जाएगी इंडिया में, जो कि गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। हु वन द लता मंगेशकर अवार्ड इन 2021? 2021 में लता मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए शैलेंद्र सिंह, बी कुमार सानू, सी आनंद मिलिंद या डी उषा मंगेशकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुमार सानू। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो लता मंगेशकर अवार्ड जो दिया गया है ये 3 साल का एक साथ दिया गया है, 2019, 2020 और 2021 का। और जो स्टेट कल्चर मिनिस्टर उषा ठाकुर हैं उन्होंने ये अवार्ड दिया है। किसे दिया है? शैलेंद्र सिंह को मिला है 2019 का लता मंगेशकर अवार्ड, आनंद मिलिंद को मिला है 2020 का लता मंगेशकर अवार्ड और कुमार सानू को मिला है 2021 का लता मंगेशकर अवार्ड। और बेसिकली ये अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके ए 40th, बी 39th, सी 50th, डी 41st। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 40th। इंडिया ने जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें काफ़ी स्पॉट्स जंप किए हैं
2015 में भारत जो था 81st स्पॉट पे था और अब 2022 में 40th स्पॉट पे आ गया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। 41 प्लेसेस 7 साल में हमने इंप्रूव किया है। टॉप पोजीशन पे है ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। हु इज द ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन द टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स इन 2022? 2022 में टाइम के 100 उभरते लीडर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अलख पांडे, ऑप्शन बी आम्रपाली गान, ऑप्शन सी आकाश अंबानी या ऑप्शन डी कुणाल शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो हैं वो रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं और उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है, टाइम 100 नेक्स्ट। उस लिस्ट में वो अकेले इंडियन हैं जो शामिल हुए हैं और ये लिस्ट उन लोगों को रिकॉग्नाइज करती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हो सकते हैं वो लोग, जो अपने क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री में आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हों। और इसके अलावा एक इंडियन बॉर्न एक अमेरिकन बिजनेस लीडर भी शामिल हैं, पर वो अमेरिकन हैं बट उनका जो जन्म स्थान है वो इंडिया है, तो वो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है। जो कि ओनली फैंस करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके सीईओ हैं जिनका नाम है आम्रपाली गान, तो वो भी लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन जो इंडियन सिटीजन की अगर बात करें तो सिर्फ एक इंडियन सिटीजन इसमें आए हैं, वो हैं आकाश अंबानी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये थे इस वीक के 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है इसमें। इस बिफोर आप ये वीडियो छोड़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस वीक की और इस पूरी वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे रिवाइज कर सकें और आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट्स और PDFs उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगी, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे ये नॉलेजेबल करंट अफेयर्स के वीडियोस पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे सारे अपडेट्स आएंगे। कुछ भी डाउट्स अगर करंट अफेयर से रिलेटेड हैं तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि होगा नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। ऐसे ही हम वीकली, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली एंड एनुअली करंट अफेयर्स कवर करते रहेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।